अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द वियतनाम वार। वियतनाम वार ऐसी वार है जो सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली वॉर्स में से एक है। इसका आगाज 1955 से हुआ और इसका एंड 1975 के अंदर हुआ। ये 20वीं सेंचुरी की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल वार्स में से एक है। इसके अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज इन्वॉल्व थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इसका अफेक्ट हुआ वो वियतनाम और यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को क्या जरूरत थी कि इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो, इसके अंदर उसको क्या लॉस हुआ, वियतनाम को क्या फायदा हुआ, वार क्यों स्टार्ट हुई, कब से स्टार्ट हुई, इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स थे वो क्या थे, वार कैसे खत्म हुई, उसके खत्म होने के बाद इसके इफेक्ट क्या थे, नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम किस तरह डिवाइड हुए, किस तरह दोबारा वो एक मिले। ऐसी जो चीजें हैं काफी डिटेल के साथ हम ऐसी चीजें और भी इसके अंदर देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम यूनाइटेड स्टेट्स को। यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसका डिस्टेंस वियतनाम से आता है 13,840 किलोमीटर। अब इतना डिस्टेंस जो है, अगर हम एरोप्लेन की बात करें तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 560 माइल्स होती है पर हावर। तो अगर वो उस स्पीड से एक एरोप्लेन ट्रेवल करे तो 15 हावर से ज्यादा लगते हैं वहां पहुंचने के लिए वियतनाम यूनाइटेड स्टेट्स से। अब उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी इतनी दूर आके वॉर लड़ने की, इसकी बात करेंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं वहाँ पे रिलीजन्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से मजहब हैं। यहाँ पे 73% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई रिलीजन ही नहीं है, और सबसे ज्यादा बड़ा जो है यहाँ का मजहब है वो बुद्धिस्ट है। इसके बाद कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, उसके बाद बुद्धिस्ट जो हैं उनकी और इकसाम्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं टाओइज्म्स और कन्फ्यूशनिज्म्स आ जाती हैं। और इसके अलावा नीचे आए तो मुस्लिम ग्रुप्स जो हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनमें एक ग्रुप जो है आपने सुना ही होगा, सुन्नी मुस्लिम, और एक आपने शायद पहले ना सुना हो, ये है बेनीचाम मुस्लिम्स। इसके बाद हम इसका बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड जो इसका बैकग्राउंड है, कॉलोनियल लेगेसी। वियतनाम जो है वो अंडर था फ्रांस के 19वीं सेंचुरी में। फिर वर्ल्ड वार टू हुई। वर्ल्ड वार टू के बाद इन्होंने दोबारा अपना कंट्रोल इस रीजन में लाना चाहा कि वो इसे दोबारा अपनी कॉलोनी बनाए। तो इस वजह से जो पहली जो वॉर हुई थी वो इंडो चाइना वॉर 1946 से लेके 1954 तक चली। अब ये इंडो चाइना कहाँ से आ गया, यहाँ पे हम तो बात कर रहे हैं वियतनाम की। इंडो चाइना जो है उसके बारे में देखते हैं। इंडो चाइना जो है उसके अंदर 5 कंट्रीज तकरीबन शामिल थे, जिनमें आता है कंबोडिया, आता है लाओस, आ जाता है इसके बाद म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। ये सारे इलाके जो हैं कंट्रीज हैं ये शामिल होते हैं तो फिर बनता है इंडो चाइना। तो ये कंट्रीज कब शामिल थे, ये जो फ्रांस था, फ्रेंच थे, फ्रेंच की कॉलोनी थी। तो जब ये इकट्ठे कंट्रीज थे तो इन सबको मिला के जो एरिया बनता है उन्हें कहा जाता था इंडो चाइना। तो इसको हम अगर मैप के अंदर देखते हैं, आप ये देख सकते हैं ये सारा एरिया जो था ये इसके अंदर आ जाता है, जो फ्रेंच कॉलोनी है उसके अंदर आ जाता था ये सारा। आगे इसके अंदर थोड़ा बताया भी गया है कौन सा एरिया कब, ये 1859 से लेके 1862 के अंदर उन्होंने हासिल किया। इसके बाद जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया उन्होंने 83 से लेके 1885 से में किया। इसके बाद ये वाला जो एरिया है रेड एरिया, तो ये 1833 के अंदर जिन्होंने हासिल किया। इस तरह इनके बारे में डिटेल बताई गई है। आगे नेक्स्ट इसके आए हम, जो फर्स्ट इंडो चाइना वार हम बात करते हैं, ऊपर बात की है जो इंडो चाइना के बारे में। तो इनकी फर्स्ट वार जो हुई थी वो खत्म हुई थी जिनेवा अकॉर्ड 1954 के अंदर। जिनेवा अकॉर्ड जो हुआ था उसके जरिए इसको एंड किया गया था। उनको एंड तो हो गया था, लेकिन यहाँ पे एक मसला ये था कि इन्होंने वियतनाम जो था, इसके एंड ने वियतनाम को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स के अंदर, दो स्टेट्स के अंदर। एक आ गया नॉर्थ वियतनाम, जिसके अंदर लीड कर रहे थे जो कम्युनिस्ट लीडर थे वो चाई मिंग, और साउथ वियतनाम जो थे वो जो ब्लॉक था यूनाइटेड स्टेट्स और उनके जो बाकी एंटी कम्युनिस्ट अलायंस था उनके अंडर आ गया। अब यहाँ पे जो था वार का एंड क्या किया, वार के एंड ने इन दोनों कंट्रीज को डिवाइड कर दिया, यानी कि दो कंट्रीज में डिवाइड कर दिया एक कंट्री को, वियतनाम को। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्थ वियतनाम है और यहाँ पे है चाइना, ये वाला रीजन जो है चाइना का है।
ठीक है। तो ये नॉर्थ वियतनाम है, इसे चाइना सपोर्ट कर रहा था, चाइना कंट्रोल इसके ऊपर आ गया। तो जो दूसरा वियतनाम है ये नॉर्थ वियतनाम, सॉरी साउथ वियतनाम। साउथ वियतनाम के अंदर जो अमेरिका का और एंटी कम्युनिस्ट जो स्टेट्स थी उनका आ जाता है। और यहाँ पे जो एरिया है इतना, ये एरिया यहाँ पे लगाई है, ये एरिया इन दोनों के दरमियान जो सेंटर वाला एरिया था, इसे डीमिलिटराइज जोन कहते हैं। यहाँ पे किसी भी कंट्री की दोनों में से मिलिट्री नहीं होती थी, मिलिट्री से फ्री इलाका था। इधर हम देखते हैं थाईलैंड आ जाता है, इधर कंबोडिया आ जाता है, ये इसका मैप आ गया। अब ये साइगोन जो इसका एक शहर था जिसको बाद में चेंज कर दिया गया जब इसको वियतनाम को उन्होंने मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया। किन्होंने, जो कम्युनिस्ट लोग थे उन्होंने, और इसका नाम क्या रखा उन्होंने, वू चाई मिंग जो है इसका नाम रखा। इस जो लीडर थे, उनके प्रेसिडेंट थे, उनके नेम से इन्होंने रखा था, क्योंकि उन्होंने इन्हें फतह लेके दी थी, उन्होंने हासिल करके दिया था ये कंट्रीज, तो इसलिए इस शहर का नाम उनके नाम से रख दिया गया। यहाँ पे हम बात करते हैं जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वियतनाम है, उनको सपोर्ट किया था सोवियत यूनियन ने, चाइना ने और अदर जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे उन्होंने, क्योंकि जो कम्युनिस्ट स्टेट्स थी उनके दरमियान और एंटी कम्युनिस्ट स्टेट यानी कि कैपिटलिस्ट स्टेट जो थी उनके दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, ये कोल्ड वार का इरा की बात कर रहे हैं हम, उसके अंदर ये सारी वॉर हुई थी। इस वजह से जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स थी वो चाह रही थी कि हमारा यहाँ पे गलबा हो, डोमिनेंस हमारी हो, लेकिन जो कम्युनिस्ट स्टेट थे वो चाह रहे थे कि इसके ऊपर हम कैप्चर करें, इसकी डोमिनेंस जो है वो हमारी वहाँ पे हो, हमारी हुकूमत तरह की तर्ज हुकूमत वहाँ पे हो। इस वजह से इनके दरमियान था। और जो एंटी कम्युनिस्ट अलायंस हैं, ब्लॉक हैं, उनके अंदर आ जाता जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं और बाकी जो स्टेट उसकी मदद कर रही थी वो शामिल हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को। ठीक है, ये वाला एरिया चाइना, ये आप देख सकते हैं चाइना का एरिया आता है, यहाँ का लॉस का एरिया आता है। पहले हमने बात की ना लॉस की, थाईलैंड की, कंबोडिया की, तो ये वाले एरिया जो है वे भी शामिल थे जब ये इंडो चाइना रीजन था, लेकिन बाद में ये फ्रेंच की जो कॉलोनी थी उसके अंदर से निकल गया। तो ये इसका साउथ वियतनाम, और ये हमें जो एरिया है यहाँ पे बात कर ली कि ये डीमिलिटराइज जोन है इनके दरमियान। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एस्केलेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। इसकी वजह क्या बनी कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट होने की ज़्यादा बड़ी वजह? इसकी सबसे बड़ी वजह में से देखते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट था उसने बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया मिलिट्री इकोनॉमिक असिस्टेंस साउथ वियतनाम। साउथ वियतनाम कौन सी वियतनाम? वो वियतनाम जहाँ पे कंट्रोल था यूएसए और उसके अलायंस का, जो कि एंटी कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनको किया जो कि कम्युनिज्म के अगेंस्ट उन्होंने काम किया। उन्होंने इसके बाद उन्होंने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कर दी अपनी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अब यूनाइटेड स्टेट जो था उसने एक लंबे अरसे के लिए अपने जो ट्रूप्स थे वहाँ पे भेजे, तो उन्होंने इस पे काफ़ी ज़्यादा स्पेंड नहीं किया। उन्होंने 120 बिलियन डॉलर जो इस पे उन्होंने स्पेंड किए वियतनाम वार के अंदर 1965 से लेके 1973 के अंदर, जो कि मेसिव स्पेंडिंग है, सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग किया था उस वक्त उन्होंने, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑयल क्राइसिस जो आ गए हैं वहाँ पे, उसके बाद उनकी जो ऑयल की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इन्फ्लेशन यहाँ पे आ गया था, जो कि अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने इफेक्ट किया अमेरिका ऊपर। इसके बाद एक इसकी वजह थी वॉर की बढ़ने की, डोमिनो थ्योरी। डोमिनो थ्योरी क्या है? डोमिनो थ्योरी ऐसी है थ्योरी है कि यानी कि उन्होंने कहा, जो उनका माइंडसेट था या उनकी एक सोच थी यूएसए गवर्नमेंट की, उन्होंने कहा कि अगर डोमिनो थ्योरी को उन्होंने अपने माइंड के अंदर रखते हुए उन्होंने सोचा कि अगर कंट्रीज जो हैं साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज हैं, जो अगर उनके अंदर कम्युनिज्म आ गया, अगर एक कंट्री के अंदर आ गया तो वो बाकी कंट्रीज हैं वो खुद ब खुद ही इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने कम्युनिज्म को रोकने के लिए उन्होंने काम किया। अब जो डोमिनो थ्योरी क्या है ये आपको पिक से पता चल जाता है। आप ये देखें, ये एक लाइन में खड़ी चीजें हैं, इसके ऊपर अब एक के ऊपर फोर्स लगाइए, एक गिरा है, ये सारे गिर रहे हैं। ये एक पहला गिरा है, बाकी सारे को लेके जा रहा है, आप देखें ये सारे गिर गए। ये है डोमिनो थ्योरी। उन्होंने कहा अगर एक कंट्री के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई तो बाकी कंट्रीज जो हैं उसके अंदर खुद ब खुद ही आ जाएगी। इस वजह से उन्होंने इसको अंदर बार के अंदर शामिल होना चाहा। अब नेक्स्ट देखते हैं मेजर इवेंट ड्यूरिंग वियतनाम वार। वियतनाम वार के अंदर जो मेजर इवेंट क्या थे? गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट जो 1964 के अंदर हुआ।
ये यूएसए नेवी का एक जो शिप था वो गुजरा था कहाँ से, टॉनकिन से। तो वहां पे उनके ऊपर अटैक किया गया। उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे 36 ऑलमोस्ट जो है प्रेसिडेंट थे उनके यूएसए के, तो उन्होंने इजाजत दी थी फिर वियतनाम के अंदर इन्वॉल्वमेंट करने की। जो टॉनकिन जो एरिया है आप देख सकते हैं, ये वाला जो है टॉनकिन गल्फ है, यहाँ से जो उनकी शिप आ रही थी, तो यहाँ से नॉर्थ वियतनाम है, तो ये अंडर किसके था, ये चाइना और कम्युनिस्ट स्टेट्स के अंडर था। यहाँ से इस शिप के ऊपर हुआ अटैक। तो इसने शिप ने गुजर के इधर वाली साइड से आना था यहाँ पे, लेकिन इसका पीछे यहाँ पे इस पे अटैक हो गया। इसकी अटैक की वजह से उनको एक और यानी कि मिल गया, एक ग्लू मिल गया या एक उनको मौका मिल गया इस पे अटैक करने का। यहाँ पे बात कर लेते हैं 2005 के अंदर एक ना इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने इसके ऊपर काफी डिटेल के साथ उन्होंने सर्च किया, उन्होंने क्या वजह थी उनको इसके ऊपर शिप के ऊपर हमला किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो उन्होंने बात की है 4 अगस्त को जो अटैक हुआ था वो क्यों हुआ था, उन्होंने कहा बेस्ड ऑन बैड नेवल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके बाद कम्युनिकेशन जो उनकी थी वो बेहतर नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, बैड इंटेलिजेंस की वजह से अटैक हुआ। वो उन्होंने खुद नहीं करना चाहता, जो नॉर्थ वियतनाम ने जानबूझ के नहीं किया था, वो गलती से हुआ था उनसे अटैक। आगे देखते हैं, उन्होंने कहा एक और जो इवेंट है इसके अंदर वो है ऑपरेशन रोलिंग थंडर, जो 1965 से लेके 1968 के अंदर चला। इसके अंदर क्या था, सस्टेन बम्बिंग कैंपेन बाय यूएसए जो था, उन्होंने नॉर्थ वियतनाम को कमजोर करने के लिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मिलिट्री कैपेबिलिटीज के ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। किससे, जहाज के जरिए उन्होंने बम गिराना शुरू कर दिए ताकि ये कमजोर हो जाएं और हमारी बात मानी जाए। तो यहाँ पे उन्होंने 24 फरवरी 1965 के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो 1968 तक चला। इसके अंदर जो यूएसए एयर फोर्सेस थी और नेवी एयरक्राफ्ट थे, उन्होंने बहुत ज्यादा तादाद के अंदर बम्बिंग की। तो यहाँ पे जो बात करते हैं, यहाँ पे उनकी यूएस ने काफी इन्वॉल्वमेंट की, यहाँ पे उन्होंने बम्बिंग की, लेकिन उसका जो ऑपरेशन था वो फेल हो गया, मुकम्मल तौर पे वो कामयाब नहीं हो सके। तो ये आप देख सकते हैं पिक्स के अंदर कितने वो यहाँ पे बम्बिंग कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है इंपॉर्टेंट इवेंट, टेट ऑफेंसिव 1968, a massive surprise attack by the North Vietnam Vietcong and forces during the Lunar New Year holiday। तो ये जो उनका जो लनर न्यू ईयर हॉलीडे था, उसके दौरान यूनाइटेड स्टेट जो था वो तो अपने जो अमेरिकन पब्लिक था ओपिनियन था अगेंस्ट वार के, तो वहां पे जब वो एक न्यू ईयर का एरिया जो टाइम मना रहे थे, उस वक्त जो उन पे अटैक किया, सरप्राइज अटैक किया। किसने किया, नॉर्थन वियतनाम ने किया। इसका जवाब में जो पहले इनके ऊपर ये बॉम्बिंग अटैक किए गए थे यूएसए की तरफ से, इसलिए उन्होंने फिर नॉर्थन वियतनाम में इन पे अटैक किया। वो तो अपनी यहाँ पे सेलिब्रेशन के अंदर मसरूफ थे, लेकिन उनको बाद में पता एकदम सरप्राइज अटैक हुआ उनके एरियाज के ऊपर, तो काफी ज्यादा उनका लॉस हुआ। नेक्स्ट जो आता है मेलाई मास्कर 1968, American soldiers killed the 100 of Vietnam civilians in the village of the Le। तो यहाँ पे उनका एक विलेज था जिसके अंदर जो अमेरिकन सोल्जर थे वो गए और उन्होंने उनको वो 1000 ऑफ पीपल जो थे उनको 100 ऑफ पीपल जो थे उनको मारा, उनको बहुत ज्यादा जुल्म किया, कुछ मर गए, कुछ उनके जख्मी हुए। तो जो इन्होंने ये काम किया था तो अमेरिका ने, तो इसके अंदर काफी लोग किल हुए, उन्होंने बच्चों को, औरतों को, तो काफी ज्यादा उन पर जुल्म किया। ये इन्होंने 16 मार्च 1968 के अंदर किया था। तो उन्होंने बहुत ज्यादा तशद्दुद किया इन लोगों के ऊपर। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो इवेंट आता है केंट स्टेट शूटिंग 1970। During protest against the war, National Guard troops killed the 4 unnamed the। उन्होंने कहा कि जो 1970 अंदर एक प्रोटेस्ट हो रहा था अगेंस्ट वार के, तो वहां पे जो नेशनल गार्ड के ट्रूप्स थे उन्होंने स्टूडेंट के ऊपर हमला किया, पे अटैक किया, जो कि मुकम्मल तौर पे उनके पास हौसले से बगैर थे।
तो उनके ऊपर जब अटैक किया जिनकी वजह से 4 जो स्टूडेंट्स थे उनकी डेथ हुई। नेक्स्ट और चलते हैं नीचे। उन्होंने कहा कि ये उन्होंने 4 मई 1970 के अंदर उन्होंने ये किया। ओहियो नेशनल गार्ड शूट 13 स्टूडेंट ऑन कैंपेन के, जिनमें जो 4 स्टूडेंट थे वो मारे गए थे, बाकी 9 जो थे वो बहुत ज्यादा जख्मी हुए थे। तो इसकी वजह जो थी ये भी काफी ज्यादा उनके दरमियान लोगों के अंदर नफरत पैदा होनी शुरू हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी एंड ऑफ वार की तरफ। जो वार है वो एंड किस तरह हुई उसके बारे में देखते हैं। वियतनामाइजेशन, ये एक पॉलिसी है। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन जो थे इन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिन्हें वियतनामाइजेशन कहा जाता है। इसके अंदर क्या था, उन्होंने कहा कि यूएसए जो ट्रूप्स थे उनको वहां से निकालना था, ठीक है। और सबसे मेन जो पॉइंट यहाँ पे था, इस प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वॉर की वो यूएसए के ऊपर नहीं पड़ेगी। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूएसए की बजाय उन्होंने किस पे डाली, साउथ वियतनाम पे डाली। इसके बाद पेरिस अकॉर्ड्स जो एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंग जो विदड्रॉ करनी थी अपनी फोर्सेस जो थी यूएसए ने वियतनाम से, और दोनों के दरमियान जो नॉर्थ और साउथ वियतनाम है उनके दरमियान सीज फायर हुआ। उन्होंने कहा कि यानी कि कोई गोली वगैरह नहीं चलेगी, लड़ाई वगैरह बंद की। इस तरह जो इन्वॉल्वमेंट इन वार ऑफिशियली एंडेड, उनकी जो यूएसए था उन्होंने अपनी जो वार के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी मुकम्मल तौर पे उन्होंने खत्म कर दी, ऑफिशियली तौर पे खत्म कर दी। उन्होंने कहा हम वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। अब वो यहाँ पे इन्होंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि वो पहले ही इस वॉर की वजह से काफी लॉस हो चुका था उनका। तो इस वजह से उन्होंने ऐसे जो ट्रूप्स थे उनको वहां से निकालना था, ठीक है। और सबसे मेन जो पॉइंट यहाँ पे था, इस प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वॉर की वो यूएसए के ऊपर नहीं पड़ेगी। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूएसए की बजाय उन्होंने किस पे डाली, साउथ वियतनाम पे डाली। इसके बाद पेरिस अकॉर्ड्स जो एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंग जो विदड्रॉ करनी थी अपनी फोर्सेस जो थी यूएसए ने वियतनाम से, और दोनों के दरमियान जो नॉर्थ और साउथ वियतनाम है उनके दरमियान सीज फायर हुआ। उन्होंने कहा कि यानी कि कोई गोली वगैरह नहीं चलेगी, लड़ाई वगैरह बंद की। इस तरह जो इन्वॉल्वमेंट इन वार ऑफिशियली एंडेड, उनकी जो यूएसए था उन्होंने अपनी जो वार के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी मुकम्मल तौर पे उन्होंने खत्म कर दी, ऑफिशियली तौर पे खत्म कर दी। उन्होंने कहा हम वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। अब वो यहाँ पे इन्होंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि वो पहले ही इस वॉर की वजह से काफी लॉस हो चुका था उनका। तो इस वजह से उन्होंने खिजा खैरा सारा जो मलबा है इसके ऊपर साउथ वियतनाम पे डाला कि इसकी वजह ही साउथ वियतनाम थी, हमने कुछ किया ही नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने अपनी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो खत्म की और ऑफिशियली तौर पे उन्होंने इसको एंड कर दिया वॉर को। फिर हम देखते हैं फॉलन ऑफ सेजन, जो हम पहले बात कर सकते हैं। जो सेजन जो एरिया है, जो सेजन भी पढ़ा जाता है, ये 1975 के अंदर इसे कैप्चर कर लिया गया। जो साउथ वियतनाम है इसका जो कैपिटल था ये एरिया, जब इसको कैप्चर किया तो जाहिर बात जब कैपिटल कैप्चर हो जाता है तो फिर वो रीजन जो होता है, जो इलाका होता है वो कंट्रोल के अंदर आना इजी हो जाता है। यहाँ पे जो जब इसको कंट्रोल कर लिया तो जो नॉर्थ वियतनाम है इससे कंट्रोल कर लिया, तो फिर कम्युनिस्ट जो था इसके कंट्रोल में आ गया। इसको इन्होंने दोबारा कंबाइन कर दिया। जो साउथ वियतनाम है और नॉर्थ वियतनाम था, जो अलग अलग पार्ट्स थे, इनके दरमियान डीमिलिटराइजेशन जोन भी बना हुआ था, इन्होंने वो सारा खत्म करके इन्होंने एक पूरा मुकम्मल तौर पे इसे वियतनाम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। साउथ और नॉर्थ का जो उनके कंसेप्ट था वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया। इनके जो कम्युनिस्ट लोग थे, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसे कैप्चर कर लिया था। आप इसके आफ्टरमाथ देखते हैं। ह्यूमन कोस्ट, यहाँ पे ह्यूमन कोस्ट कितनी लगी, कितने लोग यहाँ पे जाया हुए, कितने लोगों की जाने जाया हुई यहाँ पे। तो जो रिजल्ट है और डेथ के उन्होंने क्या एस्टिमेटेड 2 to 3 मिलियन जो लोग थे वियतनाम सिविलियंस वो यहाँ पे मारे गए थे, 2 से 3 मिलियन। जो सोल्जर थे 58,000 यूएस जो मिलिट्री सोल्जर थे वो मारे गए थे इस वॉर के अंदर। क्या इनको जरूरत पड़ी थी इतनी दूर से आगे 13,000 से भी ज्यादा
जो उनका डिस्टेंस बनता है किलोमीटर के अंदर, माइल्स के अंदर, तो वो कवर करके यहाँ पे आए। यहाँ पे उनके वॉर लड़ी, वॉर लड़ने के बाद 58 जो 1000 उनके मिलिट्री पर्सन थे, उन्होंने उन्हें अपनी जान ज़ाया की, उन्होंने उसे ज़ाया कर लिया। अपने जितने भी एसेट्स थे, अपनी जो उन्होंने इतना पैसा लगाया, एक 120 बिलियन डॉलर लगाए, किस काम आए? किसी काम नहीं आए। ठीक है, उनकी बदनामी लग्स हुई। यहाँ पे हम देखते हैं 120 बिलियन जो डॉलर है उन्होंने इस कंफ्लिक्ट के अंदर लगाए 1965 से लेके 73 तक ऑलमोस्ट। तो क्या वजह थी? वजह यही थी कि वो चाह रहे थे कि यहाँ पे जो कम्युनिस्ट हुकूमत है वो ना आ जाए। अगर कम्युनिस्ट हुकूमत यहाँ पे आ गई तो उसकी वजह से बाकी जो रीजन हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कंबोडिया की, थाईलैंड की, ठीक है, बाकी जो साथ कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी कम्युनिस्ट स्टेट आ जाएगी। पहले हम बात कर चुके हैं ना डोमिनेंट थ्योरी की, तो वो डोमिनेंट थ्योरी वाली बात है, अगर एक के अंदर आ गया, एक गिर गया तो बाकी भी गिर जाएंगे। उसके बाद कहते हैं नेशनल डिवाइड। इसने जो अमेरिका था उसकी सोसाइटी को मुकम्मल तौर पे इन्होंने डिवाइड किया, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला। लोग इसके दरमियान बहुत ज़्यादा अगेंस्ट आ गए थे इसके कि ये वार है, इसे खत्म किया जाए। बहुत ज़्यादा सोल्जर मारे गए हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा हमें लॉस हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट आर द 3 मेन काजेज ऑफ द वियतनाम वार। वियतनाम जो वार है इसकी सबसे बड़ी काजेज के अंदर कौन सी 3 काजेज हैं? इसके अंदर बात लेते हैं द पावर स्ट्रगल बिटवीन द फ्रेंच एंड हु चाई मिंग। अब फ्रांस और इनके दरमियान जो एक पावर स्ट्रक्चर था उसकी वजह भी है। इसके बाद उनका डोमिनेंट थ्योरी, वो वजह भी है। अगर एक के अंदर आ गया कम्युनिस्ट हुकूमत तो बाकी अंदर आ जाएगी। इस वजह से यूएसए ने वहाँ पे अपनी जो फौज जी। उसके बाद में कोल्ड वार जो है, ये पॉलिटिक्स था, इस वजह से भी आ गया। इसके बाद गल्फ जो टॉन्किन इंसिडेंट है 1964 के अंदर, जिसकी हम बात कर चुके हैं, उनकी जो शिप था उसके ऊपर अटैक हुआ था यूएसए की शिप के ऊपर, नॉर्थ वियतनाम है वहाँ से, जो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनकी मिस इन्फॉर्मेशन थी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वियतनाम वार है उसने मुकम्मल तौर पे जो अमेरिका था उसको हिला के रख दिया था उस टाइम। उनके इतने ज़्यादा खर्चा हुआ, उनका 120 बिलियन प्लस से उनका यानी कि एसेट्स उनके वेस्ट वहाँ पे हुए। उनकी 58,000 जो यूएसए सोल्जर थे वहाँ पे गए। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इसकी बड़ी वजह में से आता है उनकी वहाँ पे जो लोग रहते थे उन्होंने अपने जितने भी इलाके थे उनको कन्वर्ट कर दिया, जो जंगलात हैं उनके अंदर रहना शुरू कर दिया। वहाँ पे उन्होंने ऐसे सेटअप बनाए कि अगर फौजी वहाँ पे जाते थे तो वो उस इलाके को मुकम्मल तौर पे जानते नहीं थे, जंगली इलाके को। तो वहाँ के जो मुकामी लोग थे उनके लिए ईजी था। तो वहाँ पे सोल्जर थे, उनकी जाने का खतरा बढ़ जाता था। इस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ। तो आज